नमस्कार प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं गिरधारी पालीवाल और मेरे YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था ग्राम विकास अधिकारी मॉडल पेपर और उसका आज चौथा मॉडल पेपर है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और इसे लाइक कर दें। और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर इस प्रकार से है। सबसे पहले हम मैथ के क्वेश्चनों पर बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन कह रहा है कि अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए पर, 5% खाद्यान्न पर, 15% यात्रा पर और 10% कपड़े पर खर्च करता है तथा 27,000 रुपये की बचत करता है, तो अजय की मासिक आय कितनी होगी? जल्दी से अपना आंसर बताएं और इसे सभी जने करने का प्रयास करें कि इस पे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए पर, 5% खाद्यान्न पर और 15% यात्रा पर और 10% कपड़े पर क्या करता है? खर्च करता है। तो मुझे बताए कि अजय वो कुल खर्च कितना करता है? 25% वेतन पर, 5% खाद्यान्न पर, 15% यात्रा पर और 10% कपड़े पर। तो कुल खर्च कितना करता है? 25 और 5 30, 30 और 15 45, 45 और 10 कितना? 55। यानी 55% तो वो अपनी आय में से खर्च कर देता है। तो उसकी बचत कितनी होगी? जी सर, बचत हो जाएगी 100 में से 55 वो खर्च कर देता है, तो उसकी 45% क्या हो जाएगी? बचत हो जाएगी। यानी 100 में से 55 रुपये खर्च करता है तो 45 रुपये क्या करता है? बचत करता है। अब क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 47,000 रुपये बचत करता है। कितने कर रहा है? 47,000। और अपन कह रहे हैं कितनी बचत कर रहा है? 45। और क्या पूछ रहा है? मासिक आय। तो मासिक आय से गुणा करेंगे किससे? 100 से। तो 45 का भाग 270 में कितनी बार? 6 बार। कितनी बार? 6 बार। और 600 इंटू 100 कितना हो गया? 60,000। कितना हो गया? 60,000। तो आपका ये ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। क्वेश्चन में पूछ रहा था कि अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए पर, 5% खाद्यान्न पर, 15% यात्रा पर और 10% कपड़े पर, तो कुल खर्च कितना करता है? मान लीजिए अजय की जो आय है वो 100 रुपये है और 100 में से वो 55% तो खर्च कर देता है, तो बचत कितनी करता है? 45 की। कितनी? 45 की। क्वेश्चन में कह रहा है बचत है 27,000 की। कितने की? 27,000 की। तो 27,000 बट्टा 45 और आपसे आय पूछ रहा है तो गुणा किससे कर देंगे? 100 से। तो आय कितनी आ जाएगी? 60,000 रुपये। ठीक है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता तो विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलते, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? सभी जने करने का प्रयास करें और अपना आंसर बताएं। क्या आंसर होगा? बहुत अच्छा, बहुत जनों का सही आंसर आ रहा है। देखिए क्या आंसर होगा। मान लीजिए उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना? 100 रुपये। कितना? 100 रुपये। पहले उसने उस वस्तु को 5% हानि पर बेचा, यानी 5% हानि। 100 पर 5 की हानि कितनी हो जाएगी? 100 पर 5%, यानी उसने कितने में बेचा? 95 रुपये में। अब वो कह रहा है कि यदि इस वस्तु को 10% लाभ पर बेचता, यानी 100 की बजाय वो इस वस्तु को 10% लाभ पर यानी 110 रुपये में बेचता, तो उसे कितने रुपए ज्यादा मिलते? 75 रुपये अधिक मिलते। तो देखिए अधिक, कम, ज्यादा, ये हमेशा किसको दर्शाता है? अंतर को। अब देखिए पहले वो वस्तु 95 रुपये में बेच रहा था,
अब वो 110 रुपये में बेच रहा है, कितने रुपए ज्यादा मिल रहे हैं उसको? 15 रुपये। कितने? 15 रुपये। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 75 रुपये ज्यादा मिल रहे। क्वेश्चन में तो 75 कह रहा है, अपन कह रहे 15 रुपये ज्यादा मिल रहे। और पूछ क्या रहा है? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना? 100। तो गुणा किससे कर देंगे? 100 से। 15 से 75 कितनी बार? 3 बार। 3 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 300। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? 300 रुपये। तो ए आंसर जिनका भी आ रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन है, यदि a अनुपात b 5:7 है तो 3a प्लस 5b अनुपात 5a माइनस 2b ज्ञात कीजिए। अनुपात से संबंधित क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर बताए। इसका आंसर क्या होगा? देखिए एक बार सभी जने इधर देखें। a अनुपात b कितना दे रखा है? 5:7। इससे क्या पता चल रहा है कि a बराबर कितना? 5 और b बराबर कितना? 7। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 3a प्लस 5b अनुपात का मतलब बट्टा 5a माइनस 2b, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो 3a बराबर कितना? 5 प्लस 5 इंटू b बराबर कितना? 7 बट्टा 5 इंटू a बराबर कितना है? 5 माइनस 2 इंटू b बराबर कितना? 7। सॉल्व कर ले। देखिए कितना हो जाएगा, इस तरफ कर रहे हैं सॉल्व। 3 इंटू 5 कितना? 15 प्लस 7 इंटू 5 कितना? 35 बट्टा 5 इंटू 5 कितना? 25 माइनस 2 इंटू 7 कितना? 14। कितना आ जाएगा? 35 और 15 कितना? 50 बट्टा का मतलब अनुपात 25 माइनस 14 कितना हो जाएगा? 11। तो कितना आ जाएगा? 50:11। तो बी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन कह रहा है कि 6,000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। देखिए SI यानी साधारण ब्याज क्या होता है? SI बराबर क्या होता है? P इंटू R इंटू टी बट्टा 100, यानी साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टा 100। तो सबसे पहले SI ज्ञात कर ले। मूलधन कितना? 6,000 रुपये। कितना? 6,000 इंटू दर कितनी? 6%। समय कितना? 8 माह। इस बार समय वर्ष में नहीं दिया हुआ है, 8 माह दे रखा है, तो वर्ष में ज्ञात करेंगे तो 8/12 यानी 12 का भाग लगाएंगे इंटू 100। ऐसा ही कितना हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो गया, 12 एकम 12, 12 पंजे 60। 6 इंटू 5 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 240। तो आपके पास ऐसा ही कितना आ गया? 240, यानी इसका साधारण ब्याज 240। अब आपसे मिश्र धन पूछ रहा है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? ए बराबर हो जाएगा मूलधन P प्लस SI साधारण ब्याज। तो कितना हो जाएगा? मूलधन कितना? 6,000 रुपये और ब्याज कितना? 240 रुपये। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? 6,240। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अगला क्वेश्चन है, ए व बी की आयु का अनुपात 5:2 और इनकी आयु का अंतर 15 वर्ष है, तो ए की आयु ज्ञात कीजिए। रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है, आयु से संबंधित आपका क्वेश्चन है। जल्दी से अपना आंसर बताए, क्या आंसर होगा?
देखिए ए और बी की आयु का अनुपात कितना दिया हुआ, 5:2। ये ए है और ये बी है। आयु का अनुपात कितना, 5:2। और दोनों के बीच आयु का अंतर कितना, 15 वर्ष। अंतर कितना दे रखा है, 15 वर्ष का। तो यहां पर अनुपातों का अंतर कितना, 5 और 2 का अंतर कितना, 3। आयु का अंतर 15 वर्ष, अनुपात का अंतर 3 है। तो 3 का भाग 15 में कितनी बार, 5 बार। कितनी बार गया, 5 बार। अब इस ये जो 5 आया इसका इनके अनुपात से गुणा करके इनकी आयु ज्ञात कर ले। 5 को 5 से गुणा किया तो ए की आयु कितनी आ गई, 25 बार, 25 वर्ष। और 5 को 2 से गुणा किया तो कितनी आ गई, 10 वर्ष। तो ए और बी की आयु कितनी आ गई, 25 वर्ष ए की और बी की है 10 वर्ष। दोनों के बीच आयु का अंतर कितना आ रहा है, 15 वर्ष का। तो ए की आयु कितनी हो जाएगी, 25 वर्ष। बी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुस्तकों की एक पंक्ति में गणित की पाठ्य पुस्तक बाईं ओर से 8वीं और दाईं ओर से 13वीं है, तो पंक्ति में कुल कितनी पुस्तकें हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर बताएं। देखिए बाएं से दाएं तरफ गणित की कुछ पुस्तकें रखी हुई है। वो कह रहा है कि बाईं ओर से गणित की पुस्तक कौन सी रैंक है, ये आपका बायां है और ये आपका दायां है। यहां से इस पुस्तक की रैंक कौन सी है, 8वीं। ठीक है। और दाएं से इस पुस्तक की रैंक कौन सी है, 13वीं। दाएं से कौन सी है, 13वीं। अब ए की पुस्तक की दोनों तरफ की रैंक दे रखी है, तो जब आपसे कुल पुस्तकें पूछे तो कुल बराबर क्या हो जाएगा, कुल बराबर हो जाएगा पहले तरफ की रैंक प्लस दूसरे तरफ की रैंक -1। ठीक है। तो यहां से बाएं से उसकी रैंक कितनी, 8 प्लस दाएं से रैंक कितनी, 13 -1। 8 और 13 कितना हो गया, 21। 21 -1 कितना हो जाएगा, 20। तो पूरी पंक्ति में कितनी पुस्तकें हैं, 20 पुस्तकें। तो ए ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया, जी सर ले लिया। अगला क्वेश्चन है, कौन सी श्रृंखला, कौन सी संख्या श्रृंखला को पूरा करेगी। आपके सामने श्रृंखला दे रखी है और प्रश्नवाचक स्थान पर कौन सी संख्या आएगी वो आपको बताना है। हो गया, बहुत जनों का सही आंसर आ रहा है। देखिए आपके सामने श्रृंखला इस प्रकार से है, 11, 12, 17, 18, 23, 24 और आगे वाली संख्या आपसे पूछ रहा है। एक बार सभी जने इधर ध्यान दे, क्या कर रहा है, 11 + 1 कितना हो गया, 12। 12 + 5 कितना हो गया, 17। 17 + 1 कितना हो गया, 18। 18 + 5 कितना हो गया, 23। 23 + 1 कितना हो गया, 24। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले +1 कर रहा है, उसके बाद में +5 ऐड कर रहा है, उसके बाद में +1 कर रहा है, उसके बाद में +5 ऐड कर रहा है, उसके बाद में +1 कर रहा है। तो इसके बाद में क्या आ जाएगा, +5। तो 24 में 5 ऐड करने पर कितना हो जाएगा, 29। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 29 आंसर सही हो जाएगा। करेक्शन कर दें यहां पर सही कर दें, ये ऑप्शन है यहां पर 29 होगा। तो यहां पर डी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डी आंसर आपका जिनका भी आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि आदित्य पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर गया, वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चला, तो आदित्य अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूरी पर स्थित है। जल्दी से आंसर बताए, क्या आंसर होगा इसका। देखिए
क्वेश्चन में कह रहा है कि आदित्य पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर गया। मान लीजिए आदित्य यहां पर खड़ा है, यहां से ये पूर्व दिशा है, इस तरफ कितना गया 10 किलोमीटर। कितना गया 10 किलोमीटर, सॉरी पूर्व दिशा में भेजना है इसे। यहां पर आदित्य खड़ा है और पूर्व दिशा इस तरफ है, तो ये कितना गया 10 किलोमीटर। उसके बाद में बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला, तो इसका बायां तरफ कौन सा होगा, बायां तरफ ये वाला होगा। ठीक है, कितना गया 5 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर गया, फिर इधर आया 10 किलोमीटर बाएं। ठीक है, चला, तो बताएं वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है। तो वो प्रारंभिक स्थान कौन सा है, यहां से यहां तक की दूरी आपसे पूछ रहा है। तो देखिए ये दूरी कितनी है, यहां पर दर्शा रहा है, ये दूरी कितनी है 5 किलोमीटर। तो आपका ये आंसर है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया जी सर, ले लिया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक औरत की ओर इशारा करते हुए योगेश ने कहा कि वह मेरी पत्नी की दादी की एकमात्र संतान की बेटी है, तो इस औरत का योगेश से क्या संबंध होगा। रक्त संबंधित क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से अपना आंसर बताएं, क्या आंसर होगा इसका। देखिए इधर एक औरत की ओर इशारा करते हुए किसने कहा, योगेश ने कहा। मान ले ये कौन है, योगेश। कौन है, योगेश। इसको बॉक्स से दर्शा देते हैं। इस योगेश ने एक औरत की ओर इशारा किया। मान लीजिए ये एक औरत है, इसकी तरफ इशारा किया कि ये जो औरत है वो मेरी पत्नी की दादी यानी योगेश की पत्नी, ये मान ले इस कौन है, योगेश की पत्नी। इस पत्नी की दादी, ये इस योगेश की पत्नी की कौन है, दादी की एकमात्र संतान की बेटी है। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि इसके दादी की एकमात्र संतान, यानी इसके दादी की ओनली एक ही संतान है। ठीक है, उसकी बेटी है। ठीक है, तो अब या तो इसकी बेटी है, तो या तो ये इसकी क्या होगी, साली। इसकी एकमात्र संतान यानी ये योगेश के दादी का भाई है, इसकी ये संतान है। अब आपसे ये क्या कह रहा है कि ये जो औरत है वो इस योगेश से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए ये जो औरत है या तो इस योगेश की पत्नी होगी या फिर ये इसकी क्या होगी, साली होगी। ठीक है, तो साली होगी, तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके ऑप्शन में पत्नी और साली दोनों ऑप्शन दे रहा है। तो ये तो एकमात्र संतान की बेटी या तो इसकी साली होगी या फिर इसकी क्या होगी, पत्नी। तो सी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि नंबर को UNBMRE लिखा जाता है तो घोस्ट को क्या लिखा जाएगा। जल्दी बताए क्या आंसर होगा इसका। देखिए NUMBER, इसको क्या लिख रहा है, UNBMRE, इस तरह लिख रहा है। तो वो पूछ रहा है कि GHOST को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए क्या कर रहा है, ये NU में सबसे पहले U को आगे ला रहा है, फिर N को पीछे, फिर अगले वाले दो अक्षर MB में B को आगे और M को पीछे ले जा रहा है, और ER में R को आगे और E को पीछे ले जा रहा है। तो इसका मतलब घोस्ट में H सबसे आगे आ जाएगा और G पीछे चला जाएगा, यानी कि HG, यानी आपका HG यानी HORI, ये गलत, ये ए वाला ऑप्शन ये भी गलत। HGCRD में से दोनों में से कोई एक सही है। अब देखिए OS में S आगे आ जाएगा और O पीछे चला जाएगा, यानी कि SO, HGSO। तो देखिए HGSO यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर HGOS, यानी ये गलत। तो इसका मतलब सही कौन सा है, सी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, सही
हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अगला क्वेश्चन, भारत में, अब आपके सामने पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है कि भारत में राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने के लिए कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 357, अनुच्छेद 359। जल्दी से अपना आंसर बताएं और साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे और इसे लाइक कर दे। आपातकाल लगाने के लिए कौन सा अनुच्छेद भारत के राज्यों में है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356। बी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात करें अनुच्छेद 355 की, तो अनुच्छेद जो 355 है वो बाह्य आक्रमण व आंतरिक शांति से राज्य की सुरक्षा, किसकी? बाह्य आक्रमण व आंतरिक शांति से राज्यों की क्या करना? सुरक्षा करना। और अनुच्छेद 357 है वो ये क्या करता है? 356 के अधीन की गई घोषणाओं की विधायी शक्तियां, जो 356 है उसके अधीन की गई घोषणा की विधायी शक्तियां। ठीक है। और अनुच्छेद 360 है जो आपातकाल के दौरान जो भाग 3 है, यानी आपातकाल के दौरान जो भाग 3 है उसके अधिकारी में प्रवर्तन का निषेधन, प्रवर्तन का निलंबन, क्या करता है? प्रवर्तन का निलंबन। तो आपका यहां पर बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री के कर्तव्य निर्धारित है। कौन से अनुच्छेद में राज्य के मुख्यमंत्री के कर्तव्य निर्धारित है? अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 157, अनुच्छेद 167। जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा। तो दोस्तों, राज्य के जो मुख्यमंत्री के जो कर्तव्य है वो अनुच्छेद 167 में निर्धारित है। तो यहाँ पर डी आंसर है जो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात करें अनुच्छेद 163 की, तो इसमें राज्यपाल को सहायता और सलाह के लिए मंत्री परिषद, और अनुच्छेद 213 की बात करें तो ये अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति, और अनुच्छेद 157 है वो राज्यपाल के लिए पद के लिए शर्त, यानी जो राज्यपाल है उसके पद की शर्त किस में आएगी? अनुच्छेद 157 में। तो यहाँ पर डी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान संशोधन अधिनियम 2003 91 के अनुसार राज्य मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या क्या होनी चाहिए? विधानसभा के कुल सदस्यों का 10%, विधानसभा के कुल सदस्यों का 12%, विधानसभा के कुल सदस्यों का 15% और विधानसभा के कुल सदस्यों का 20%। कितना होना चाहिए? जल्दी से अपना आंसर बताएं। यानी 91 संविधान संशोधन के अनुसार राज्य मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? विधानसभा के कुल सदस्यों का 15%, यानी सी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन है, राज्य महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश या विधानसभा? तो दोस्तों, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? राज्यपाल। और राज्यपाल होता है वो कौन होता है? गवर्नर। कौन होता है? गवर्नर। और मंत्री परिषद की सलाह पर जो ये राज्यपाल है वो किसकी सलाह पर? मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार क्या करता है? राज्य का कार्य करता है। ठीक है। और ये जो राज्यपाल है वो सभी विश्वविद्यालयों का क्या होता है? कुलाधिपति। सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति कौन होता है? राज्यपाल। और बात करें इस राज्यपाल की जो योग्यता है, इसकी योग्यता क्या होती है?
इनकी योग्यता होती है, ये भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। इनकी आयु 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। ठीक है। और राज्यपाल की जो नियुक्ति है, नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विधानसभा में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसमें अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति जो शासन है वो कब लागू हुआ था? 1980 में, सॉरी 1967 में लागू हुआ था। सी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा विधानसभा क्षेत्र एक से अधिक जिलों में फैला हुआ है? नाथद्वारा, छबड़ा, जहाजपुर, सिवाना। तो दोस्तों राजस्थान का नाथद्वारा जो जिला है वो विधानसभा क्षेत्र है जो एक से अधिक जिलों में फैला हुआ है। ए ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन है, अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणी में नहीं आता है सत्र न्यायालय, मुंसिफ न्यायालय, राजस्व मंडल या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत। तो दोस्तों अधीनस्थ न्यायालय में राजस्व मंडल है वो अधीनस्थ न्यायालय में नहीं आता है। सी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रशासन की आधारभूत इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? राजस्व प्रभाव, तहसील, जिला या ग्राम। तो दोस्तों भारत में जो प्रशासन की जो आधारभूत इकाई है वो होती है जिला। कौन होता है? जिला। सी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया था? तो दोस्तों राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम 23 अप्रैल 1994 को लागू किया गया। बी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और बात करें भारत में, तो भारत में जो पंचायती राज अधिनियम है वो लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को। कब हुआ? 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ। और उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। तो यहां पर बी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है? राजस्थान के मुख्य सचिव द्वारा, राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा, राजस्थान के राज्यपाल द्वारा। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष होता है, उसे निलंबित किसके द्वारा किया जा सकता है? तो दोस्तों राजस्थान के राज्यपाल द्वारा इसे अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है। डी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन है, तेंदुलकर के अनुमानों के अनुसार 2011-12 में राजस्थान में गरीबी से नीचे ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत था 22.1%, 16.1%, 8.3% या 4.3%। क्या आंसर होगा इसका? तो दोस्तों तेंदुलकर रिपोर्ट के अनुसार 2011-12 में राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत है, गरीबी ग्रामीण जनसंख्या का ये प्रतिशत है 16.1%। बी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन गरीबी की आकलन से संबंधित नहीं है? जेके मेहता, वीएम डाडेकर, डीटी लकड़ावाला, बीएस मिनास। क्या आंसर होगा इसका? जेके मेहता। ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निर्धनता उन्मूलन की आरंभ की गई नवीनतम योजना है? पश्चिमी राजस्थान में निर्धनता निवारण प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ऑप्शन सी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, ऑप्शन डी जिला निर्धनता पहल प्रोजेक्ट। जो राजस्थान में निर्धनता उन्मूलन की जो आरंभ की गई नवीनतम योजना है वो इनमें से कौन सी योजना है? बहुत अच्छा, बहुत जनों का सही आंसर आ रहा है। तो आपका ए आंसर जिनका भी आ रहा है बहुत अच्छी बात है। तो ए आंसर आपका सही हो जाएगा, पश्चिमी राजस्थान में निर्धनता निवारण प्रोजेक्ट। ए आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भैरव सिंह शेखावत अंत्योदय स्वरोजगार योजना योग्य परिवारों को कितने रुपए का ऋण प्रदान करेगी? जल्दी से आंसर बताएं। कितने रुपए का? 50,000 का। ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन है, राज्य में विश्व बैंक की आर्थिक सहायता से जिला गरीबी उन्मूलन योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? किस वर्ष प्रारंभ की गई? 2000 में। सी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शहरिया विकास कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू हुआ? शहरिया विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1977-78 में। ए ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते रहे। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है? भूमिगत जल की लवणता, अनियंत्रित खनन, वर्षा की न्यूनता, जलवायु परिवर्तन। जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा कि जो राजस्थान में मरुस्थलीकरण का जो प्रमुख कारण है वो इनमें से कौन सा है? इनमें से आपका सी आंसर सही हो जाएगा। वर्षा की न्यूनता मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण है। और अलग अलग बात करें तो इसमें बार बार सूखा पड़ना ये भी मरुस्थलीकरण का कारण है। मिट्टी के आवरण का नुकसान, मिट्टी के आवरण का नुकसान ये भी मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण है। वनस्पति के आवरण का नुकसान, वनस्पति के आवरण का नुकसान ये भी मरुस्थलीकरण का कारण है। भूजल स्तर को गहरा करना ये भी आपके मरुस्थलीकरण का कारण है। तो यहाँ पर वर्षा की न्यूनता है वो इसका मूल कारण है। तो सी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को महासचिव आडे अजोले ने जयपुर को विश्व विरासत शहर का प्रमाण पत्र 5 जनवरी 2020 को प्रदान किया। यूनेस्को के किस सम्मेलन में जयपुर को यह दर्जा दिए जाने की घोषणा की गई थी? 40वां सम्मेलन, 41वें सम्मेलन, 42वें सम्मेलन या 43वें सम्मेलन में? तो दोस्तों ये जो यूनेस्को का जो सम्मेलन हुआ था जयपुर में विश्व विरासत शहर का प्रमाण पत्र 5 फरवरी 2020 को जो दिया गया था, जो यूनेस्को के जयपुर में ये दर्जा है वो कब दिया गया? 43वें सम्मेलन में। तो डी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन है, कथन दिया हुआ है, ए आपके सामने कथन है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नरोगी राजस्थान अभियान को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने के निर्देश फरवरी 2020 में दिए गए। और आपके सामने कथन भी कह रहा है कि प्रदेश के वर्ष 2020-21 के बजट में निरोगी राजस्थान का जो अभियान है
उसको गति देने के लिए 1000 करोड़ के निरोगी राजस्थान का प्रबंधन कोष के गठन का प्रावधान किया गया। तो आपको बताना है कि इनमें से कथन और निष्कर्ष दोनों में से क्या सही है। तो दोस्तों यहां पर आपका केवल और केवल कथन ए है वो आपका सही है, जो कथन बी है वो आपका क्या है, गलत है। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला धौलपुर जिले से कितने गुना बड़ा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जो जैसलमेर है वो धौलपुर जिले से कितना बड़ा है, कितने गुना बड़ा है, 15.22 गुना। बी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है। उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण या दक्षिण पश्चिम। विंध्य पठार है, जो विंध्याचल का जो पठार है वो राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है। दोस्तों यहां पर आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व क्षेत्र में और भारत के पश्चिम मध्य भाग में। और ये जो पठार है इसकी ऊंचाई कितनी है, 1048 मीटर। कितनी, 1048 मीटर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन है, अरावली की निम्न पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो कौन सा क्रम है वो आपका सही होगा वो बताएं। देखिए यहां पर आपका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ और जरगा। बात करें रघुनाथगढ़ चोटी की, रघुनाथगढ़ ये कहां पर है, सीकर में। कहां पर है, सीकर में। और इसकी लंबाई कितनी है, 1055 मीटर। उसके बाद में कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ कहां पर है, राजसमंद में। कुंभलगढ़ कहां पर है, राजसमंद में। और इसकी लंबाई कितनी है, 1224 मीटर। उसके बाद में अचलगढ़, अचलगढ़ की लंबाई कितनी है, अचलगढ़, और अचलगढ़ कहां पर है, सिरोही में। कहां पर है, सिरोही में। और इसकी लंबाई है 1380 मीटर। और उसके बाद में जरगा, जरगा कहां पर है, उदयपुर। कहां पर है, उदयपुर। और इसकी लंबाई है 1431 मीटर। तो आपको आरोही यानी बढ़ते हुए क्रम में बताना था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है। गंगानगर, कोटा, डूंगरपुर, जैसलमेर। कौन से जिले में वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की जो वार्षिक दर है वो सबसे ज्यादा है। तो यहां पर जैसलमेर जिले में सबसे ज्यादा है। तो डी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है। लाल लोमी मिट्टी, सिरोज्म मिट्टी, भूरी मिट्टी या रेतीली मिट्टी। तो दोस्तों यहां पर नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर में सिरोज्म मिट्टी पाई जाती है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात करें लाल लोमी मिट्टी की, तो लाल लोमी मिट्टी चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और दक्षिणी राजस्थान क्षेत्र में पाई जाती है। और भूरी मिट्टी है वो अलवर, भरतपुर, गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र में पाई जाती है। और रेतीली मिट्टी है वो जैसलमेर, जोधपुर, चूरू और नागौर क्षेत्र में पाई जाती है। तो बी ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के किस प्रशासनिक संभाग का उपवाह तंत्र अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश है। अजमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर। जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा।
कौन सी नदियों का जो अंश है वो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश है वो किस प्रशासनिक संभाग का अपवाह है? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? उदयपुर। डी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हरित राजस्थान योजना कब आरंभ की गई? हरित राजस्थान योजना कब आरंभ की गई थी? 2009-10 में। कब आरंभ की गई? 2009-10 में। तो बी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राजस्थान के मानचित्र में वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थिति प्रदर्शित की गई है, तो इन्हें पहचानिए और उत्तर दीजिए। ये जो आपको डॉट डॉट दे रखे हैं यहाँ पर कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? तो देखिए यहाँ पर ये जो देखिए 1 2 3 4 नंबर दे रखे हैं, इसमें कौन कौन से अभ्यारण्य है? नाहरगढ़, बंदुएरठा, फुलवारी किनाल और सीता माता। सी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के उक्त मानचित्र में पशुओं की प्रसिद्ध नस्लों के क्षेत्रीय वितरण को दिया गया है, तो इसका सही अनुक्रम पहचानिए कि कौन कौन से क्षेत्र में कौन सी नस्ल के पशु पाए जाते हैं। तो यहां पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, राठी, थार पारकर, कांकरेज और गिर। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा बालू का स्तूप पवनामुखी ढाल व तीव्र पवनामुखी ढाल वाला होता है? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, बरखान या नेवखा? तो क्या आंसर हो जाएगा? बरखान जो बालू का स्तूप है वो पवनामुखी ढाल और तीव्र पवनामुखी ढाल वाला होता है। तो ए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात करें अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप की, तो यह हवा की दिशा के समांतर बनता है। क्या कैसे बनता है? हवा की दिशा के समांतर। और अनुप्रस्थ होता है वो क्या होता है? हवा के समकोण, हवा के समकोण बनने वाला बालू का स्तूप। ठीक है, और बरखान की बात करें तो ये जो बालू का स्तूप होता है वो कैसा होता है? अर्ध चंद्राकार बालू का स्तूप। कैसा होता है? अर्ध चंद्राकार, रेत के टीले के समान। ठीक है, और ये सर्वाधिक नुकसानदायक बालू का स्तूप है। कौन सा? बरखान, सर्वाधिक नुकसानदायक। ठीक है, तो यहां पर सी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन है, मेरवाड़ा की पहाड़ियां निम्नांकित भौतिक उप इकाइयों में से किसका उप विभाजन है? अलवर की पहाड़ियों का, मध्य अरावली श्रेणी का, मेवाड़ चट्टानी प्रदेश का या आबू पर्वत खंड का? तो जो मेरवाड़ा की जो पहाड़ियां है वो किस खंड का भाग है? मध्य अरावली श्रेणी का। बी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, तापमान या वनस्पति? तो दोस्तों, राजस्थान की जो जलवायु को प्रभावित करने वाला जो आधारभूत तत्व है वो है आपका तापमान। सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन है, BWHW से अभिप्राय। ये आपको जो नियम दे रखा है, कोपेन का जो सिद्धांत है उसमें आपको बताया है कि जो BWHW है उसका क्या अभिप्राय है? शुष्क शीत जलवायु,
आर्द्र जलवायु, शुष्क उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल या अति आर्द्र? क्या हो जाएगा? BWHW से क्या अभिप्राय है? शुष्क उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। सी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कोपेन के सिद्धांत के अनुसार अगर बात करें BWHW की तो ये तो हो जाएगा शुष्क उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, और BSHW इसका अर्थ हो जाएगा अर्ध शुष्क गर्म जलवायु। और एक था CWG का हो जाएगा शीतोष्ण गर्म जलवायु। क्या हो जाएगा? शीतोष्ण गर्म जलवायु। और एक था आपका AW का अर्थ है अति आर्द्र गर्म जलवायु। क्या है? अति आर्द्र गर्म जलवायु। तो यहाँ पर सी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किन जिलों में लाल लोमी मृदा पाई जाती है? उदयपुर कोटा, भीलवाड़ा अजमेर, बांसवाड़ा डूंगरपुर या जयपुर दौसा? तो राजस्थान के किस क्षेत्र में लाल लोमी मृदा पाई जाती है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर वाले क्षेत्र में। सी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अपवाहक क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से राजस्थान के नदी तंत्र का सही आरोही क्रम। अपवाहक क्षेत्र के अनुसार जो राजस्थान के जो नदी तंत्र का है वो सही आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में कौन सा है? बनास, लूणी, चंबल, माही। सी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और बात करें ये बनास और चंबल नदी, ये दोनों की दोनों नदियां किस अपवाहक क्षेत्र का भाग है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। और लूणी और माही ये दोनों नदियां किस अपवाहक क्षेत्र का भाग है? अरब सागर का। किसका? अरब सागर। तो यहां पर सी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी झील में नील हरित शैवाल से N युक्त खाद्य पदार्थ प्राप्त होती है? पचपदरा, सांबर, सरदार समंद, मोती झील। किस झील में से नील हरित शैवाल से N युक्त खाद्य पदार्थ जो आपको प्राप्त होता है? तो वो हो जाएगा मोती झील। डी ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। जिनका भी आंसर डी आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन, सेबण घास किस जिले में विस्तृत रूप से पाई जाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो सेबण घास है वो विस्तृत रूप से कौन से जिले में पाई जाती है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जैसलमेर। सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात करें सेबण घास की तो जैसलमेर में एक लाठी सीरीज यानी कि भूगर्भिक जल परपट्टी, जिसे कहते हैं लाठी सीरीज या फिर भूगर्भिक जल परपट्टी, इसमें ये क्या है? ये है आपके पोखरण से मोहनगढ़ के बीच। कहां तक? पोखरण से मोहनगढ़ के बीच में जैसलमेर में एक भूगर्भिक जल पट्टी है और वहां पर एक घास है, घास मिलती है। और वो घास कौन सी है? सेबण घास। और जिसमें अलग अलग रूप है, दामन, करड़ी, तरड़गम, सेबण, इस तरह की यहाँ पर घासें उगती है। एक बार एग्जाम में पूछा था कि धामण, करड़ी, तरड़गम और सेबण ये क्या है? तो ये जैसलमेर में लाठी श्री भूगर्भ पट्टी में जो ये घास उगती है वो ये क्या है? घास के एक रूप है। तो सी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सज्जनगढ़ अभयारण्य उदयपुर, रणथंभौर सवाई माधोपुर, सरिस्का अलवर, रामसागर कोटा। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बात करें सज्जनगढ़ अभयारण्य की तो ये उदयपुर में स्थित है, रणथंभौर अभयारण्य सवाई माधोपुर में, सरिस्का अभयारण्य अलवर में, रामसागर अभयारण्य ये आपका कहाँ पर है? धौलपुर में। तो आपका क्या हो जाएगा?
डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये कोटा में नहीं है, धौलपुर में है। तो डी ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। तो डी यहां पर आपका क्या आंसर होगा, सही होगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन, बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जा रही है? जेट्रोपा, सोनामुखी, ग्वारपाठा या सफेद मूसली? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो बायोडीजल है उसके लिए कौन से पौधे की खेती की जा रही है? सोनामुखी की। बी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक प्रजाति भेड़ की प्रजाति नहीं है? मगरा, मालपुरी, बागड़ी, नाचना? कौन सी प्रजाति भेड़ की नहीं है? जल्दी से आंसर बताएं। तो दोस्तों, मगरा, मालपुरी और बागड़ी तीनों की तीनों भेड़ की प्रजाति है, लेकिन जो नाचना है वो भेड़ की प्रजाति नहीं है। तो डी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वे खनिज जिनमें राजस्थान का देश में एकाधिपत्य है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कौन कौन से खनिज है जिसका राजस्थान में एकाधिपत्य है? राजस्थान का इस देश में एकाधिपत्य है। जल्दी से आंसर बताएं और साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दें। तो आपका आंसर सी आंसर सही हो जाएगा। जास्पर, तांबा, पन्ना और वोलेस्टोनाइट, इन सभी खनिज पदार्थों का राजस्थान का देश में एकाधिपत्य है। तो सी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुर्जर प्रत्यार शैली का माना जाता है? सोमेश्वर मंदिर किराड़ू, समधीश्वर मंदिर चित्तौड़, चौमुखा जैन मंदिर रणकपुर, जगत शिरोमणि मंदिर आमेर? कौन सा मंदिर है जो गुर्जर प्रत्यार शैली का माना गया है? बहुत जनों का आंसर सही आ रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, सोमेश्वर मंदिर किराड़ू, जो कहाँ पर स्थित है, बाड़मेर में। ठीक है। और इस मंदिर का जो निर्माण है वो किन्होंने कराया? गुर्जर प्रत्यार शासनकाल में हुआ। और किराड़ू को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो। किसे कहा जाता है? सोमेश्वर मंदिर किराड़ू को। और राजस्थान का लघु खजुराहो की बात करें, राजस्थान का लघु खजुराहो किसे कहा जाता है? जगत उदयपुर। किसे? जगत उदयपुर को राजस्थान का लघु खजुराहो कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन, एक थंबा महल के नाम से प्रसिद्ध प्रहरी मीनार का निर्माण किसने करवाया? महाराजा जसवंत सिंह, राव मालदेव, महाराजा अजीत सिंह, राव चंद्रसेन? तो दोस्तों, ये जो एक थंबा महल है इसका निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था। और ये जो एक थंबा महल है वो कहां पर स्थित है? जोधपुर के मंडोर में 3 मंजिला जो महल बना हुआ है, 3 मंजिला महल, इसे ही एक थंबा महल कहा जाता है। और इसका निर्माण कराया था जोधपुर के शासक महाराजा अजीत सिंह ने। तो सी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सारबाग किस शहर में स्थित है? बूंदी, उदयपुर, अजमेर, अलवर? तो दोस्तों, ये जो सारबाग है वो आपका बूंदी में स्थित है। और ये बूंदी में किस जगह पर स्थित है? शिकार बुर्ज के पास में। कहां पर है? जो शिकार बुर्ज है जो कहां पर है? बूंदी में। इसी के पास में आपका सारबारा बना हुआ है। तो ए ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले इसका।
अगला क्वेश्चन, नाथद्वारा शैली की पेंटिंग्स को सामान्यतः कहा जाता है पिछवाई, लेहरिया, बनी ठनी या रासलीला। जल्दी से अपना आंसर बताएं। तो जो नाथद्वारा शैली है उस पेंटिंग्स को क्या कहा जाता है? पिछवाई। ए आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और बनी ठनी की बात करें तो ये जो बनी ठनी जो पेंटिंग है वो किस शैली की है? किशनगढ़ शैली की। किस शैली की? किशनगढ़ शैली की प्रमुख पेंटिंग्स है। तो यहाँ पर ए आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। राजस्थान में झोरावा गीत है एक विरह गीत, एक जन्मोत्सव गीत, वधु विदाई गीत या फसल रोपने के समय गाया जाने वाला गीत। जोरावा गीत क्या है? जल्दी बताएं। तो ये क्या है? एक प्रकार का विरह गीत। ए ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जो वाद्य फूंक कर बजाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तत्वाद्य, तालवाद्य, सुशिर वाद्य, घनवाद्य। तो दोस्तों यहां पर आपका आंसर हो जाएगा फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र कौन से है? सुशिर वाद्य, जो हवा के माध्यम से बजाए जाते हैं। और सुशिर वाद्य में कौन कौन से? शहनाई और असफ और सतारा इत्यादि, ये सारे के सारे क्या है? सुशिर वाद्य। बात करें तत्वाद्य की, जो तार द्वारा निर्मित होते हैं वो कौन से होते हैं? तत्वाद्य। और इसमें कौन कौन से? रावण हत्ता और सारंगी और इकतारा, ये सारे के सारे कैसे है? तत्वाद्य। और घन वाद्य की बात करें तो जो घन यानी किसी धातु से निर्मित होते हैं वो कौन से होते हैं? घन वाद्य, जिसमें खड़ताल, रमझोल और मंजीरा, ये सारे के सारे कैसे है? घन वाद्य। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र कौन से है? सुशिर वाद्य। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन, शाहपुरा भीलवाड़ा में किस संप्रदाय की प्रधान पीठ है? दादू संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय या रामसनेई संप्रदाय। तो दोस्तों शाहपुरा भीलवाड़ा में रामसनेई संप्रदाय की प्रधान पीठ है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। दादू संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? नारायणा भरतपुर। कहाँ पर? नारायणा भरतपुर। वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ नाथद्वारा राजसमंद। कहाँ पर? नाथद्वारा राजसमंद। और निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ सलेमाबाद। कहाँ पर? सलेमाबाद। और सलेमाबाद कहाँ है? अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। रामसनेई संप्रदाय की जो पीठ है वो कहाँ पर है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? लटियाल माता, सचिया माता, सुगाली माता या जिलानी माता। जल्दी से आंसर बताएं। अलवर क्षेत्र की लोक देवी कौन सी हो जाएगी? जिलानी माता। डी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया? अब आपके सामने कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो जल्दी से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और इसे लाइक कर दें। आज का जो मॉडल टेस्ट पेपर है, 4 नंबर का जो मॉडल टेस्ट पेपर चल रहा है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दें। पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया? जल्दी बताएं, इसका आंसर क्या होगा? तो पंच कार्ड का आविष्कार किया था हरमन हाली रत्न ने। ए ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
कंस्ट्रक्शन के समय विश्व का एक सबसे तेज कंप्यूटर हो तो वह कंप्यूटर किस वर्ग में आता है? मिनी कंप्यूटर में, सुपर कंप्यूटर में, माइक्रो कंप्यूटर में या मेन फ्रेम में? जल्दी बताएं इसका क्या आंसर होगा। तो वो किस कंप्यूटर की श्रेणी में आएगा? सुपर कंप्यूटर की श्रेणी में। बी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर को रिबूट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कमांड दी जाती है? कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस शिफ्ट। जल्दी बताएं कंप्यूटर को रिबूट करने के लिए कौन सी कमांड दी जाएगी? तो कौन सी कमांड? कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट। कौन सी? कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट। ए ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन, शब्द जिन्हें प्रोग्रामिंग भाषा न अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग से रखा है, कौन सा शब्द है जो प्रोग्रामिंग भाषा में अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग से रखा है? कंट्रोल वर्ड्स, रिजर्व्ड वर्ड्स, रिजर्व्ड कीवर्ड्स। क्या आंसर होगा 53 नंबर क्वेश्चन का? कीवर्ड्स जिनका भी आंसर आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है। डी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बैंकों द्वारा चेकों के संशोधन के लिए प्रयुक्त प्रौद्योगिकी MICR का पूरा नाम क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, मैग्नेटिक इंटेलिजेंस कैरेक्टर रिकॉग्नाइटर, मैग्नेटिक इंश्योरेंस केबल रिकॉग्नाइशन, मैग्नेटिक इंश्योरेंस केस रिकॉग्नाइशन। क्या आंसर होगा? MICR की फुल फॉर्म क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? पेरिफेरल्स, मेमोरी, स्टोरेज या CPU? इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण CPU द्वारा किया जाता है। तो डी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के कंपोनेंट ठीक से ऑपरेट हो रहे हैं और कंडक्ट भी है, यह सुनिश्चित करने के लिए कौन से प्रोसेस चेक करता है? बूटिंग, प्रोसेसिंग, सेविंग या एडिटिंग? तो ये प्रोसेसिंग जो कार्य है वो कौन चेक करता है? बूटिंग। ए ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन सा हैंडल कर सकता है? कंपाइलर्स, यूटिलिटीज, एल्गोरिथम, इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर। जल्दी से अपना आंसर बताएं, क्या आंसर होगा इसका? तो आपका आंसर हो जाएगा यूटिलिटीज। बी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन, CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है? मदरबोर्ड, कोऑर्डिनेशन बोर्ड, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या आंसर होगा इसका? CPU का ऐसा कौन सा भाग है जो अन्य कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। जिनका भी सी आंसर आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन, ऑप्टिकल पढ़ी जाने वाली प्लेट मेटालिक डिस्क जिसमें स्थायी रूप से बहुत सा इंफॉर्मेशन स्टोर किया हुआ होता है उसे क्या कहते हैं? मॉनिटर, ALU, CD-ROM या रैम? क्या कहा जाता है? जल्दी बताएं। जो ऑप्टिकल में पढ़ी जाने वाली प्लेट होती है वो मेटालिक डिस्क होती है जिसमें स्थायी रूप से बहुत से इंफॉर्मेशन स्टोर किए जाते हैं
जिन्हें हम CD रोम कहा जाता है। क्या कहते हैं? CD रोम। सी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, HTML का पूरा नाम क्या है? हाई ट्रांसफर मशीन लैंग्वेज, हाई ट्रांसमिशन मार्कअप, हाई टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरमीडिया मार्कअप लैंग्वेज। HTML का पूरा नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लें और साथ ही साथ वीडियो को शेयर और लाइक करते रहें। अगला क्वेश्चन, उस पोर्शन को क्या कहते हैं जो विंडो में काम करते समय किए जाने वाले सभी चुनाव दिखा देता है? ऑप्शन, टेबल, मेनू बार या आइटम। वो कौन सा पोर्शन है जिसमें विंडो में काम करते समय हम सभी चुनाव को दिखाया जा सकता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मेनू बार। जो मेनू बार होता है, जहां यहाँ पर आपका दिखाई देता है, उसमें क्या होता है, सारे के सारे जो आप चुने हुए काम करते हो वो आपको दिखाई देते हैं। तो सी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट, मदरबोर्ड, प्रोसेसर या माइक्रोचिप। जल्दी बताएं। कंप्यूटर का जो मुख्य सिस्टम होता है उसके बोर्ड को क्या कहते हैं? मदरबोर्ड। बी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप कीबोर्ड या माउस जैसे एक किस डिवाइस का उपयोग करते हैं? जो इंफॉर्मेशन है इसे इनपुट करने के लिए आप कीबोर्ड या माउस है, इनमें से आप कौन सी डिवाइस का उपयोग करते हैं? आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस या प्रोसेसिंग डिवाइस। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रोसेसिंग डिवाइस। डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदलता है उसे क्या कहते हैं? कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर या कंपैरेटर। क्या कहते हैं? जो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है वो क्या कहलाता है? असेंबलर। सी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा ऑपरेशन रैम के द्वारा संपन्न होता है? रीड और राइट, कंप्यूटर पर निर्भर। जो ऑपरेशन होता है वो कौन सा ऑपरेशन है जो रैम के द्वारा संपन्न होता है? तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रीड और राइट ऑपरेशन है वो रैम के द्वारा संपन्न होता है। स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन, SMPS का पूरा नाम क्या है? स्विच मोड पावर सप्लाई, सिंपल मोड पावर सप्लाई, स्टोरेज मोड पावर सप्लाई, स्टोरेज मोड पावर सप्लाईज। SMPS की फुल फॉर्म बतानी है, जल्दी से अपना आंसर बताएं। बहुत जनों का आंसर सही आ रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा स्विच मोड पावर सप्लाई। ए ऑप्शन जिनका भी है बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन, रैंडम एक्सेस मेमोरी एक प्रणाली है, स्थायी मेमोरी की अस्तित्व में नहीं होता है, अस्थायी मेमोरी की या उपरोक्त सभी। रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो किस प्रकार की प्रणाली है? तो दोस्तों, जो आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है वो एक अस्थायी मेमोरी की प्रणाली है। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और इसे लाइक करना, और जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए धन्यवाद।